किसी ने सही कहा है कि बोल बड़े नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, किसी का गुलाम नहीं होता। और राजनेताओं को ये बात कौन समझाए? वो तो अपने आवेश में आकर, इमोशनल होकर बड़े बड़े बोल बोल जाते हैं, लेकिन वक्त उन्हें असली जो नतीजा है वो देकर ही रहता है। और इसका एग्जाम्पल हमारे राजनीति में बहुत सारे नेता आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम राजस्थान की राजनीति की ही बात करते हैं, तो राजस्थान की राजनीति एकदम से बदल चुकी है। इसकी आबो हवा विधानसभा चुनाव के बाद से बिल्कुल बदल गई है। किसी ने सोचा नहीं था जो तीसरा मोर्चा त्रिकोणीय हालात पैदा कर रहा था, वो चुनावों के नतीजों के बाद एकदम से गायब हो जाएगा। जी हाँ, सही समझा आपने। तीसरा मोर्चा, जिसके प्रबल दावेदार के रूप में उभर रहे थे हनुमान बेनीवाल, लेकिन हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी का जो हश्र हुआ वो वाकई में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब आने वाले हैं लोकसभा चुनाव। अब क्या करेंगे बेनीवाल? कैसे रालोपा को एक सीट पर जो सिमट गई है उसको आगे बढ़ाएंगे? और आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या क्या करना होगा? अगर गठबंधन करना होगा तो किसके साथ करना होगा? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में जो अपनी पैठ जमा रहे थे, यानी कि हनुमान बेनीवाल, जाटों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे बेनीवाल, जिनका गठबंधन जैसे ही आजाद और उनकी पार्टी से हुआ वो सिमट कर रह गए 3 से 1 सीट पर। अब यहां पर हालात ये हैं कि अगर बेनीवाल को राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ना है, 2 पार्टी स्टेट में त्रिकोणीय हालात पैदा करने हैं, अपनी जो पोजीशन है, जो वापस से पहले पायदान पर आ गए हैं, सबसे ऊपर शीर्ष पर आने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा, इस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेनीवाल के गठबंधन की, जो गठबंधन उन्होंने बीजेपी के साथ कर कर तोड़ दिया था। तोड़ने का जो टॉपिक था, जो पॉइंट था, वो था किसानों का। लेकिन बेनीवाल एक ऐसी शख्सियत है जो ज्यादा टाइम किसी से बंधकर नहीं रह सकती है, क्योंकि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब बात करें बीजेपी से गठबंधन की, तो वो कतई नहीं करेंगे बीजेपी से गठबंधन। फिर उनके पास ऑप्शन बनता है कांग्रेस का। तो कांग्रेस से गठबंधन वो क्यों करे, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस से अगर गठबंधन की हम बात करते हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी बातचीत चल रही थी कि हो सकता है कि बेनीवाल अपना समर्थन कांग्रेस को दे दे, लेकिन फिलहाल ये नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बेनीवाल को कांग्रेस की जरूरत पड़ने वाली है। विधानसभा चुनाव के बाद जो तीसरा मोर्चा कमजोर हो गया है, उसको प्रबल करने के लिए उन्हें इन दोनों पार्टियों में से एक को चूज करना होगा। और बीजेपी उनके पास ऑप्शन नहीं है अब, और मजबूरी है, या फिर आप कह लीजिए कि उनकी जरूरत है कि अब उन्हें किसी ऐसी पार्टी से हाथ मिलाना होगा जो उनको आगे ले जाए। लेकिन कांग्रेस और जाट नेताओं की भी अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में, तो कांग्रेस और जाट नेताओं में भी कोई अच्छा खासा तालमेल नहीं हुआ। बड़े बड़े जाट नेता कांग्रेस में हुए, लेकिन उनको वो अवसर नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी शर्तों पे काम करना पसंद करते हैं और थोड़े से गर्म मिजाज नेता हैं, इसीलिए जल्दी से अगर उनका किसी के साथ गठबंधन होता है तो वो टूटने के कगार पर आ जाता है। लेकिन आजाद के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो अंदाजा लगाया जा रहा था जाटों के वोट मिलेंगे, दलितों के वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद बमुश्किल हनुमान बेनीवाल 2000 मतों से अपनी सीट को बचा पाए विधानसभा चुनावों में। इसीलिए अब उन्हें ये सोचना होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वो आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के लिए उनके पास क्या क्या विकल्प हैं। तो विकल्प की अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है या फिर होगा। ये सवाल यहां पर इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि बीजेपी के साथ तो वो कभी नहीं जा सकते, और कांग्रेस के साथ हालांकि अपनी शर्तों पर वो गठबंधन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास
वहां पर विकल्प यही है कि अगर उन्हें राजनीति में आगे बढ़ना है तो उन्हें एक ऐसा साथ चाहिए होगा और एक मजबूत विपक्ष भी वो बना सकते हैं ये गठबंधन करके। इसीलिए कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि हनुमान बेनीवाल कितने समय तक गठबंधन में रह पाएंगे, जिसका ताजा एग्जाम्पल मैं भी आपको बता चुकी हूं कि बीजेपी में भी वो ज्यादा दिन गठबंधन में नहीं रह पाए थे। उनकी शर्तें होती हैं काम करने की, अगर वो शर्त टूट जाती हैं तो वो गठबंधन तोड़ने में भी देरी नहीं करते। हालांकि किसानों का इनको नेता कहा जाता है और किसानों की वजह से ही इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था और जिस मुद्दे पर इन्होंने गठबंधन तोड़ा था वो अब तो सॉर्ट आउट है। लेकिन कांग्रेस में खुद भी ऐसे ही हालात पैदा हो रहे हैं, वो अपने ही नेताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। सचिन पायलट को ले लीजिए, बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से खाली होती हुई कांग्रेस कैसे हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करेगी या फिर हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, ये सोचने वाली बात है। अब रही बात जाट वोट बैंक की, तो जाट वोट बैंक हमेशा से ही कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, ये सभी जानते हैं। जितने भी जाट इलाके हैं वो सब एक मत होकर कांग्रेस को वोट देते हैं, चाहे उनके अपने बिरादरी के नेताओं के साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो कांग्रेस को, फिर भी वो हर बार विश्वास जताते हैं कांग्रेस पर और अपना वोट दे देते हैं। तो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का अगर गठबंधन होता है तो उनका जो परंपरागत वोट बैंक है वो भी मजबूत होगा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जाट सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर गहलोत जी की राजनीति की हम बात करते हैं तो गहलोत जी की राजनीति में उनके कार्यकाल में कभी भी कोई जाट नेता अच्छे से पनप नहीं पाया, जिसका एग्जाम्पल हेमाराम चौधरी के तौर पर आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा, इतने ईमानदार नेता, पूरी राजस्थान की राजनीति में क्या पूरे देश की राजनीति में भी अगर आप ईमानदार नेताओं की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें से एक नाम होगा हेमाराम चौधरी का। इनके ऊपर घोटालों का, रिश्वत का आरोप लगाकर कांग्रेस ये साबित कर चुकी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं करती, नेताओं का कोई सम्मान नहीं करती। ऐसे ईमानदार जाट नेता को जब उन्होंने धराशायी कर दिया, हाशिए पर रख दिया, तो हनुमान बेनीवाल के साथ जब गठबंधन होगा, हनुमान बेनीवाल की शर्तें माननी होगी, तो ये गठबंधन कैसे आगे बढ़ पाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। परसराम मदेना ले लीजिए, हेमाराम चौधरी ले लीजिए, और भी जाट नेता हैं बड़े बड़े जो कांग्रेस में रहकर कभी भी पनप नहीं पाए। हमेशा उन्होंने आगे बढ़ने के लिए जितने भी कदम बढ़ाए उनको रोका गया, और किस तरह से रोका गया उसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता चुकी हूँ हेमाराम चौधरी के रूप में। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि हनुमान बेनीवाल किस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन करके राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इस सवाल का जवाब खुद या तो बेनीवाल दे पाएंगे या फिर वो कांग्रेस जो अपने ही कार्यकर्ताओं से खाली होती जा रही है, वो कांग्रेस जो न्याय यात्रा निकाल रही है लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही है, वो कांग्रेस जिसकी आलाकमान की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, वो कांग्रेस जहां पर चुनाव हुए हुए इतना समय हो गया, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव गुटबाजी की वजह से नहीं हो पाया है, वो कांग्रेस जो विपक्ष के नाम पर अपने आप को इतना कमजोर साबित कर रही है जितना राजस्थान की राजनीति में कभी भी कोई नहीं हुआ। क्योंकि एक स्वस्थ राजनीति के लिए विपक्ष और पक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है। जहां पर एक तरफ आप बीजेपी की सरकार को दे रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे क्रांतिकारी फैसले ले रही है कि खुद बीजेपी को रोकना होगा इन चीजों को एक्सपेरिमेंटल होने से, वहीं दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो अपने ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को नहीं बना पा रहा है। ऐसी कांग्रेस में हनुमान बेनीवाल का कितना फ्यूचर आप देख सकते हैं, ये आप बखूबी मान सकते हैं। और सोच कर देखिए कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का अगर गठबंधन हो जाता है, वैसे तो वो सरेआम कह चुके हैं कि मैं कितनी भी छोटी मोटी पार्टियों से गठबंधन कर लूंगा लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से नहीं करूंगा। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जिनको देखकर ये संभव लगता है कि हो सकता है कि अगर राजस्थान की राजनीति में अगर आगे बढ़ना है, हनुमान बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है, तो उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा। और
ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा कि ये संभव होगा या नहीं, हाथ मिलेगा या दो दो हाथ होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने देखा ये पूरा वीडियो तो इस विश्लेषण से आप कितने सहमत हैं ये भी जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।